तमाम डॉक्टर्स, सहायतिया ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज़, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और हमारे तमाम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सहायतिया ट्रस्ट और मोहतरम जनाब मंजूर गौरी साहब की मेहनत और काविशों के नतीजे में आज यहाँ पर इस अस्पताल में 13 वेंटिलेटर्स बेड का इफ्तिताह किया गया, जिसमें से 3 बेड उन ख़ास कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तसस किए गए हैं जिनको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है जब वो कोविड के शिकार होते हैं। और हमारी तो अल्लाह से ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तीसरी वेव दुनिया के किसी, मगर हमको जैसा कि अनीस साहब ने कहा कि हमको तैयारी करना है, और जो माहिरीन ने इस बात को कहा कि दूसरे वेव के दौरान में वेंटिलेटर्स और उसके साथ उसके बेड की बेहद ज़रूरत थी, और वेंटिलेटर्स बेड के नहीं होने की बिना पर कई लोगों की जानें भी चली गई। और साथ ही साथ आप और हम ये बात को जानते भी हैं कि कोविड जब होता है तो उसका इलाज बड़ा महंगा होता है। अब जाहिर है कि अस्पताल को अपने अखराजात को भी निकालना पड़ता है, क्योंकि बाहर से लोग तनख़ीद तो कर देते हैं, मगर अगर आप अनीस साहब से पूछेंगे या जो डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हैं उनसे आप पूछेंगे कि कोविड के दौरान में कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स 10 बार सोचते वो लोग उस अस्पताल में जाके इलाज करने के लिए, क्योंकि वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और कई अस्पताल में 8 दिन या 9 दिन एक डॉक्टर, एक नर्स काम करते, उसके बाद फिर उनको 8-10 दिन की छुट्टी दी जाती ताकि वो दोबारा सेफ होकर उनका टेस्ट कराकर उनको वो अस्पताल में आकर मरीज़ों का इलाज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और यकीनन जैसा कि अनीस साहब ने कहा कि एक रीज़नेबल प्राइस रख कर कम से कम पैसों में इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल में यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है कोविड का, तो फिर यहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया है। और अगर इंशाअल्लाह नहीं आएगी तो भी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, उनके इलाज के लिए, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर मेरा हाफ़िज़ा सही है तो आज से कई साल पहले मैंने यहाँ पर अपने MP फंड से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से डायलिसिस का एक मेरे MP फंड से ये इस हॉस्पिटल यहाँ पे ये इस हॉस्पिटल को आपके मलकपेट में कहीं दिया, मैं नहीं मालूम मेरे को, आप देखिए। बहरहाल खैर ये बड़ा अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और अनीस साहब, अगर आपको MP फंड, मेरे पास अभी लेटर आया है कि हैदराबाद MP फंड में अभी मैं इतने करीब 80 लाख या 1 करोड़ का प्रपोजल दे सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है तो अगर आपको ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए। और किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, इक्विपमेंट, अगर मेरे को पहले मालूम होता तो मैं पहले बोल देता था, मगर अभी मुश्ताक से कंफर्म किया मैं, तो वही मुश्ताक ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो MP-लैट की इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये ख़त आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोज़ल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए। और इंशाअल्लाह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स पर हमको तवज्जो लेने की ज़रूरत है। इसीलिए जब मंजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो
بہت سے لوگ تنقید کیے کہ آپ پرانی بلڈنگ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کو مجلس پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی ناانصافی ہے۔ وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے، وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے، نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں۔ میں پچھلے 26-27 سال سے، جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار مینار منتخب کیا، میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے، آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے ہیں۔ ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ، مگر اگر جان بچانا ہے، علاج کروانا ہے، کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے، تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا، اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں۔ ہیریٹیج ہے بچائیے، ہم کو اس میں اعتراض نہیں ہے، مگر ہیریٹیج کے نام پہ آپ اگر نئی بلڈنگ نہیں بنائیں گے، وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ اسکوائر فیٹ بلڈ اپ ایریا کی ضرورت ہے، اور جو لوگ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، حقیقت وہ جانتے نہیں ہیں، زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا، کیونکہ نہ تو وہ کووڈ میں عوام کے درمیان تھے، نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بس فیس بک پہ بیٹھو، ایک 4 منٹ کا ویڈیو غلاظت کا نکال دو، میں بہت بڑا قوم کا غازی بن گیا۔ کام زمین پہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ جو ورنگل کی جیل کو توڑ کے چیف منسٹر وہاں پر 2 ٹاور بنائیں گے، اور یہ تو دارالحکومت ہے۔ عثمانیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا، ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں۔ جب ہم جا کر بلالہ صاحب جانتے ہیں کہ جب ہم جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کیے تو کئی ڈاکٹرز وہاں پر آ کر بولے کہ سر ہم لوگ یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے، ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، مگر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ لوگ صرف عثمانیہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، نیلوفر عثمانیہ کے تحت آتا، MNJ کینسر ہاسپٹل عثمانیہ کے تحت آتا، نامپلی کا وارنٹی اس کے تحت آتا، تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے عوام بھی اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ یقیناً روڈ، ڈرینیج، آپ کا روڈ وائڈنگ، برقی آبرسانی ضروری ہے، مگر کووڈ کے اس تجربے کے بعد، تکلیف دہ تجربے کے بعد، عوام اس بات کو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے صحت کا کیا انتظام کریں گے، کیونکہ یہ بات عامر بھائی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں، ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں۔ میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عامر بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں، ان کا دماغ کھاتا ہوں۔ عامر بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں مقروض ہونے کا کئی اسباب ہیں، وجہ ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب کے خاندان میں بیمار پڑ جاتا تو وہ قرضوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو عثمانیہ بلڈنگ کو بنانے کا ہے، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں جو ہے یہ چیخنے پکارنے والوں سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موقع ہے، صحیح وقت ہے، تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھتے نہیں رکھتے، وہ KCR کا مسئلہ ہے۔ سانپ میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والا ہوں میں، سانپ ان کے گلے میں پڑیں گا، انہوں سنبھالو سانپ، ہمارے کو بلڈنگ ہونا، نئی بلڈنگ ہونا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، لڑیں گے CM سے بولنا۔ اس پہ احمد پاشا قادری صاحب اور جعفری صاحب جا کر ہیلتھ سیکرٹری جناب رضوی صاحب سے ہی بات کی، تو رضوی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پرپوزل ہے،
हाई कोर्ट में भी 2 केसेस हैं। एक अब परसों हाई कोर्ट बोल दिया आप तय करो बोल, हाई कोर्ट खुद बोल दिया तय करो उसको, क्योंकि ये समझना है हमको और हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई वो इस तरह का सियासतदान नहीं हूँ कि खाली वाह वाह थालियों के फैसले लूँगा। हम लेंगे फैसले, लेंगे, सख्त होंगे, अवाम को समझाएंगे। और गरीब जानता है इस बात को, जो लोग अस्पताल का बेड नहीं मिलने की वजह से जो अपने अजीज़ों को, अपने वालिद को, अपने बीवी बच्चों को खो दिए, वो मेरी बात को समझेंगे। जो कोई नहीं खोए उनको समझ में नहीं आता, वो उनको तारीख में रहना है, जाके तारीख में रहो। मैं तारीख बनाना चाहता हूँ और बना कर रहूँगा इंशाअल्लाह। तो मेरी आप तमाम को गुजारिश है कि इस तरह के फलाही काम करने वाले इदारों को हम तमाम को इनका साथ देना है, इनको मजबूत करना है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करना है। अगर आप तनकीद करना चाहते तो आप कुछ करो, फिर बनाओ, ऐसा इस तरह बनाओ, बना के दिखाओ। मगर यहाँ पे क्या है कि बस खाली तनकीद करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तो करो तनकीद आप, मगर आप पीछे होते जा रहे हैं। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से लोग इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 3rd वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं ज़बान खोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो 2nd वेव से ज़्यादा मुज़ीर साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता हो। और उससे बचने का एक ही तरीक़ा है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए। और ये जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि अगर वैक्सीनेशन कराए तो बच्चा नहीं होता, ना बच्चा पैदा कर सकते, मेरे भाई तुम जान बचाए तो बच्चा पैदा होगा ना, तुम्हारी जानें बचेंगी तो कहाँ का बच्चा पैदा करेंगे तुम। तो पहले जान बचाओ, ये शरीयत का हुक्म भी है कि जान बचाओ। और ये बोला नहीं वो लगाने से किसी को मैग्नेट नहीं कर रहा, वो पैसे चिपक रहे। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, हमको नहीं चिपक रहे पैसे, तुम्हारे घर चिपक रहे। हम तो सियासतदान है ना, हम तो पूरे तनकीद का, हर गुनाहों का, अरे बुराइयों का मुंबा है हमारे मुखालिफिन के लिए। नहीं उन्हें देखो, उन्हें लगा उसको चिपक रहा। अरे बाबा कोविड चिपक गया तो फिर पैसा भी निकल जाता जेब में का। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवाइए, तरगीब दीजिए। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो वैन्स भी निकले हैं, आप मोबाइल वैन से प्लीज करवाइए, खुदा के लिए करवाइए। इसमें जरा सी भी कोताही मत करिए। आप समझिए इस बात को कि बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया है। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितनी लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मारा? सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को भी बचाना है। आपको मालूम इस मुल्क में ऑफिशियली 1400-1500 डॉक्टर मर गए। एक एक डॉक्टर को तैयार होने के लिए 8-10 साल लग जाते हैं। वहां आपके आप बैठे हुए डेक्कन मेडिकल कॉलेज के माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, 10-12 साल की मेहनत के बाद वो आते हैं। अगर 1500 डॉक्टर का इलाज इंतकाल हो गया तो उसका मतलब है हम और 10 साल 8 साल पीछे हो गए। इसलिए इन डॉक्टरों को बचाने के लिए, नर्सेस को बचाने के लिए, अपने पूरे माशरे को बचाने के लिए वैक्सीनेशन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।